चाहिए। ठीक है, तो रशिया को हमने समझने से पहले आपके पास, सभी के पास बुक है, अभी बुक है, तो पेज नंबर 30 पे अगर आप देखोगे तो आपको रशियन एम्पायर दिखाई देगी, और उसकी ये मैप जो देखोगे तो जो सबसे बड़ा लाइट ग्रीन के अंदर जो शैडो पार्ट है, दैट वाज द रशियन एम्पायर बिफोर 1917। ठीक है ना। रशियन एम्पायर बहुत बड़ी एम्पायर थी, और इसी एम्पायर के जो नेबरिंग एम्पायर थी उनको भी एक बार जान लीजिए, चाहे आपके फिनलैंड हो, लट्विया, लुथानिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ द पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। ठीक है ना। रशियन एम्पायर जैसे भारत, और भारत के साथ में भारत के नेबरिंग कंट्री, ठीक है ना। तो ये बात तो 1904 की बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं, तो उस पीरियड के हम रशिया को देख रहे हैं। तो उस टाइम में जैसे भारत के अंदर एम्पायर्स होती थी, डेमोक्रेटिक कंट्री तो था नहीं ना, भारत था ना फ्रांस। फ्रांस में आपको पता है बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आया था बेटा? 1789, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है ना आपने फर्स्ट चैप्टर। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन था क्या, ताकि आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा कनेक्टिविटी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ, बहुत ज्यादा नहीं। यही कनेक्टिविटी है कि फ्रांस के अंदर भी एक एम्पायर थी और वहां पे राजा उसका शासन था। हाँ, फ्रांस के अंदर राजा का शासन था, और राजा जो है, क्योंकि जनता तो चुनती नहीं है राजा को, और राजा नहीं चुनती है, तो उस टाइम में क्या होता है, पूरा जो फ्रांस था उनको स्टेट में बांटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के अंदर नोबल्स होते थे, सेकंड स्टेट के अंदर फिर मतलब ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के अंदर जो राजा के जो चहेते लोग होते थे, ठीक है ना, जो राजा के साथ में काम करने वाले, जो राजा की प्रशंसा करने वाले, तो इनको सब कुछ हासिल था। फर्स्ट स्टेट में कौन है? नोबल्स है। सेकंड स्टेट में कौन थे बेटा? चलो 9A2 से बच्चा बताए, या फिर 9A1 से भी कोई भी बताए। सेकंड स्टेट में कौन थे? क्लर्जीज। कौन थे? क्लर्जी। क्लर्जीज जैसे आज के दिन आपके चर्च के जो पादरी हैं, ठीक है ना। हाँ, तो सेकंड स्टेट में क्लर्जी, यानी कि राजा सबसे सुप्रीम, राजा के बाद में नोबल्स। नोबल्स मतलब ऐशो और आराम के एरिस्टोक्रेट, लाइफ जो है एंजॉय कर रहे थे। और उनके बाद में मैं बता रहा हूँ पब्लिक कैसे, मतलब पब्लिक को कैसे हम देखते हैं, किन आंखों से देखते हैं। तो एक में तो जो राजा के बहुत ही करीबी लोग नोबल्स होते थे, जो राजा के टैक्स कलेक्ट करके देते थे। फिर क्लर्जी होते थे। क्लर्जी है वो भी राजा के अपने अच्छे जो लोग होते थे, जिनको राजा बहुत पसंद करता था। ये बेसिकली जो चर्च के जो अंदर अपने धार्मिक कार्य को निपटाते थे। और थर्ड स्टेट के बाकी जो आपके सभी जो आपके नॉर्मल जो इंसान हैं, जो फार्मिंग काम करने वाले, जो लायर्स हैं, और ये सब लोग थे। तो पूरी जो स्टेट है वो बटा हुआ था 3 अलग अलग उसमें, और कुछ अधिकार नाम की कोई चीज होती नहीं थी। लोगों के पास में अधिकार नहीं थे, ना राजा के अपॉइंटमेंट करने में उनका कोई रोल होता था, ना जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं उनको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। और जो राजा और ये लोग काफी ऐश की जिंदगी जी रहे थे, और बाकी लोग किसान थे, उनसे टैक्स लेते थे, लेकिन किसानों के पास पैसा नहीं होने से उनको परेशान किया जाता था। उनका यानी कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनका लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ था। तो ये फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पे कुछ नए आइडियोलॉजी के साथ लोग आए, उन्होंने लोगों को अवेयरनेस फैलाई कि ये तो ठीक नहीं है जो ऐसा राजा कर रहा है। तो फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, और फिर बाद में वहां पर डेमोक्रेसी आई, नेशन स्टेट बन गया। जो पहले एम्पायर थी वो अब एक समझो कि एक देश का रूप ले लिया।
अब आप इसको फ्रांस के बारे में बात कर रहे थे, और बहुत अलग कुछ नहीं है यहाँ पर भी, रसिया के अंदर भी कुछ अलग नहीं है, बस सिर्फ इतना है अलग कि फ्रांस के अंदर जो राजा था उसको एम्पायर बोलते थे, और वहां पर उनको किसी अलग नाम से एड्रेस करते थे। यहाँ पर जार बोला जाता है, ठीक है ना। रसिया के अंदर जो रसिया का शासन में जिसका जो रसिया का एम्पायर है, जैसे आपके आज देश के अंदर पार्लियामेंट के पास जो पावर है, ऐसे ही जो एम्पायर है उसको ठीक है ना, जार के नाम से बोला जाता था। उसका टी और सी साइलेंट है, TZAR भी बोल सकते थे, CZAR। जार मतलब राजा, ठीक है ना। और राजा की एक रानी होती थी तो जारीना होती थी, ठीक है ना। ये राजा भी इसी तरह से शासन कर रहा था जिस तरह से फ्रांस के अंदर जो शासन था। और ये राजा रोमनेव डायनेस्टी के राजा थे। कौन सी डायनेस्टी? रोमनेव डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं बताओ बेटा? रोमनेव डायनेस्टी। बोलो सभी, बोलना के मतलब आप मैसेज कर सकते हो। आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है, अगर आपका पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं नहीं। एक सेकंड दीजिए, मैं एसी को बंद कर देता हूं ताकि आपको आवाज और क्लियर आए। एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए बेटा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो फिर हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो एक तो थे वहां के फ्रांस के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ 1904 के पीरियड की, वहां पे रोमनेव डायनेस्टी का जार थे, ठीक है ना। और जार की वाइफ को जरीना के नाम से बोला जाता था। और ये पीरियड जब ऐसा पीरियड है जब पूरे जो लोग हैं, फार्मर्स हैं और जो दूसरे वर्कर्स हैं, उनकी कंडीशन बड़ी ही पैथेटिक थी। पैथेटिक मतलब उनके पास बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था। मैं रशियन रिवॉल्यूशन क्यों हुआ उसके कारण बता रहा हूँ। क्यों मतलब रशिया के अंदर क्रांति हुई। क्रांति का मतलब जब देश की जो पब्लिक है, देश की या किसी एक टेरिटरी की पब्लिक है, अपने राजा के खिलाफ खड़ी हो जाती है, उनको राजा का जो शासन करने का तरीका पसंद नहीं है, तो फिर वो राजा का विरोध कर रही है और राजा को चेंज करने की कोशिश करते हैं। न सिर्फ राजा को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ये जो सिस्टम है, जो मोनार्किकल सिस्टम चला हुआ है, डायनेस्टिक रूल चला है कि राजा के बाद में उसका बेटा, फिर उसके बाद में उसका बेटा जो शासन करेगा, इसके खिलाफ जो पब्लिक हो जाती है खड़ी, और इसको हम रिवॉल्यूशन के नाम से बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं, ठीक है ना। तो रशिया के अंदर में भी इसी तरह का शासन था, पब्लिक बड़ी परेशान थी जार से। और 1905 के अंदर पहली बार वहां पर क्रांति होती है, ठीक है ना। और ये जो क्रांति है वहां के जो वर्कर्स की क्रांति होती है, इसको हम बोलते हैं कि ब्लडी संडे के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये संडे के दिन होती है। और उस टाइम ये सभी लोग जो है राजा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जितने भी वर्कर्स हैं। सोवियत, जैसे सोवियत का मतलब होता है, अगर आप रसिया के अंदर जो सोवियत वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, वर्कर्स के लिए सोवियत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो सारे वर्कर्स जो हैं, उस टाइम में रसिया की कैपिटल होती थी रशियन एम्पायर की पेट्रोग्राड। किस नाम से? पेट्रोग्राड कैपिटल थी। तो वहां पर जो है राजा के विरुद्ध में लोग खड़े हो गए और राजा को खतरा लगा। तो ये तो पहली क्रांति है, 1905 की क्रांति के नाम से है। अब हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है कि रिवॉल्यूशन खड़ा हो गया। और रिवॉल्यूशन खड़ा क्यों हुआ?
क्योंकि जो पब्लिक को जागृत किया, नए नए जो विचारक थे, लेनिन जैसे लोग थे जिन्होंने जनता को जागृत किया कि राजा तो काफी परेशान कर रहा है जनता, और आप अगर सब एक हो जाओ तो राजा को बदला जा सकता है, ये शासन का तरीका बदला जा सकता है। और आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड पता है बेटा, कब पहला विश्व युद्ध हुआ, ये याद है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, ये पता है बेटा? ओके, पहला विश्व युद्ध जो है वो 1914 1914 से लेकर 1918 तक चला था। हाँ, तो ये विश्व युद्ध के अंदर रसिया भी इन्वॉल्व था, ठीक है ना। और रसिया, मैं बता रहा हूँ क्रांति की सिचुएशन क्यों बनी। एक तो जो किसान लोग परेशान थे, एक वर्कर्स परेशान थे, ठीक है, टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा था, पब्लिक की बात को राजा सुनता नहीं था। दूसरा है जो है रसिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेशन किया, और रसिया के उस पीरियड में लगभग 20 लाख लोग मारे गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर 20 लाख लोग मारे गए, और ऐसे ही 80 लाख लोग के करीब घायल हुए, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फिर उसके बाद में जो रसिया के अंदर वैसे ही खाने की कमी थी, ब्रेड वगैरह का इस्तेमाल करते थे, अनाज युद्ध के टाइम में हो नहीं पाया इतना पैदावार, सूखे का पीरियड चल गया, और टर्की ने ब्लॉकेड कर दिया। जो समुद्र के रास्ते से रसिया तक आने का जो रास्ता है वो टर्की के थ्रू आते थे, ठीक है ना। तो ये रास्ता ब्लॉक हो गया, तो बाकी जो यूरोप के देश हैं, ठीक है ना, रसिया इज ए ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, यानी कि जो यूरोप, रसिया 2 महाद्वीपों के अंदर बसा हुआ देश है। एक तो यूरोप का, इसका कुछ पार्ट यूरोप के अंदर है और ज्यादातर पार्ट इसका एशिया के अंदर है। तो जो यूरोप का पार्ट है वहीं पर इसकी कैपिटल थी, और कैपिटल का नाम मैंने आपको बताया पेट्रोग्रेड। और पूरा जो टर्की है, टर्की क्योंकि रसिया के विरुद्ध था लड़ाई के अंदर, ठीक है ना। आपको पता है दो जो गुट में बटे हुए थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, एक तरफ तो थे, थोड़ा सा आज क्योंकि आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा ना, तब तक आप रशियन रिवॉल्यूशन को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे थोड़ा सा आज हम ऐसे ही बातें करेंगे, और उसके बाद में आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, फिर आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, चैप्टर को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी मैं बता रहा हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कंट्री किस तरह से बटे हुए थे। एक तरफ तो थे अलायंस पावर, मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन से देश थे, ये मैं बात कर रहा हूं अलायंस पावर। इसमें आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, यूएसएसआर जिसको आप रसिया बोल रहे हो, ठीक है, ये रसिया यूएसएसआर एक ही है, ठीक है ना, आप इसको रसिया भी बोल लीजिए, अभी बाद में आपको समझा देंगे। फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है, ये अलायंस पावर थे, एक तरफ से मित्र राष्ट्र, और इनके दूसरी तरफ इनका मुकाबला किसके साथ में हो रहा था, एक्सिस पावर के साथ। एक्सिस पावर, इसमें कौन कौन है, जर्मनी, इटली, जापान, टर्की, ठीक है। एक तरफ मित्र राष्ट्र, एक तरफ एक्सिस पावर, दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मैं बात कर रहा हूं, और
यहाँ पर रसिया है और यहाँ ये देखो इधर टर्की है। जब युद्ध हो रहा था तो उस बीच में रसिया में जो सामान आता था वो टर्की के थ्रू आता था यूरोप के देशों से। अगर आप ओशन से कोई ट्रेड करते हो तो टर्की होते हुए आते थे। टर्की ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। टर्की की जो कैपिटल है वो यूरोप में पड़ती थी, उसका आधा पार्ट यूरोप में पड़ता है, आधा एशिया में। तो टर्की ने सामान आना बंद कर दिया इधर भेजना। तो रशिया के अंदर वैसे भी लोग युद्ध में बहुत मारे जा चुके थे, ठीक है ना, घायल बहुत हो चुके थे और पब्लिक को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था। और वैसे राजा के ओवरऑल मतलब राजा के शासन करने के तरीके से बिल्कुल परेशान थी। दूसरा क्या है, जो राजा थे, जार जो थे, जार निकोलस की बात कर रहा हूं, जार निकोलस उस टाइम के शासन करने वाले थे। राजा ने फिर इसी के साथ साथ में उन्होंने जापान के ऊपर भी आक्रमण किया। रशिया के राजा ने जापान के ऊपर भी आक्रमण किया और जापान एक छोटा सा देश है रशिया के मुकाबले। और इस युद्ध के अंदर में भी बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स में नहीं बताएंगे। क्रीमिया एक पार्ट है, क्रीमिया एक जगह है जो एक ऑल वेदर पोर्ट है। ऑल वेदर पोर्ट का मतलब रशिया, आप देखोगे जो रशिया का ज्यादातर पार्ट जो एशिया में है वो साइबेरिया का रीजन कहलाता है। और यहाँ पे इतना सर्दी होती है, सर्दी के अंदर सब पूरा जम जाता है, समुद्र भी जम जाता है। तो एक ऐसा उनको पोर्ट की जरूरत थी जो ऑल वेदर पोर्ट हो, मतलब जिससे आप गर्मी हो सर्दी हो व्यापार कर सके। तो वो क्रीमिया एक एम्पायर थी, उसके अंदर था, जिसके ऊपर कब्जा था जापान का। अब रशिया चाह रहा था कि जापान से क्रीमिया को ले लेते हैं और ये हमारे लिए व्यापार करने में आसान रहेगा। लेकिन जापान ने इतना बहादुरी के साथ जापान के सैनिक लड़े, इतने बड़े देश रशिया के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह हरा दिया। तो कहने का मतलब जनता को लगा कि यार हमारा जो राजा है वो तो नकारा है, बिल्कुल मतलब कायर है। उन्होंने हमारे देश की पब्लिक को वर्ल्ड वॉर के अंदर में हरा दिया, हमारे यहाँ पर हमारे को कुछ अधिकार हासिल नहीं है। जापान जैसे छोटे देश से हमको हरा दिया। और एक और था कि जो जार निकोलस की वाइफ थी, जिसका नाम जरीना है, जो भी है, वो जो है वो किसी एक साधु से उनका इन्फ्लुएंस, साधु के इन्फ्लुएंस में काम कर रही थी। यानी कि साधु जब जार निकोलस युद्ध के अंदर थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर युद्ध के मैदान में थे, तो कहते हैं कि रसिया का जो पूरा शासन को वो साधु संभाल रहा था। और ये जो उनकी वाइफ है जार निकोलस की, जारीना, उनके साथ में कुछ अफेयर्स वगैरह में भी, अफेयर्स के बारे में बातें होती थी। और जनता इस बात से बड़ी नाराज थी कि हमारे देश के राजा हैं और उनके परिवार में इस तरह का चल रहा है। तो ये सारे कारण थे। और इसके बाद में दो तरह के वहां पर जो पार्टियां होती थी, आप ये कह सकते हो। यहां तक समझ में आ गया कुछ थोड़ा बहुत? सिंपल 3-4 शब्दों में मैं बता देता हूं। अभी पीछे का अगर आपने बैकग्राउंड क्लियर कर लिया है तो शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि जो राजा का, अभी ध्यान से सुनिए, अभी मैसेज मत करिए, कि रशिया एक बहुत बड़ी एम्पायर थी। रशिया के आसपास में बहुत सारे आपको मैंने गिनाए, उनके वेस्टर्न साइड में बेलारूस है, लैटविया है, लिथुआनिया है, फिनलैंड है, ये सारी एम्पायर थी। और राजा का जो शासन है, उसके शासन करने के तरीके से जनता बिल्कुल नाराज थी। और जापान के ऊपर जो है जार निकोलस ने आक्रमण किया, उसके अंदर जो है रशिया की हार हुई। राजा ने टैक्स बहुत लगाया हुआ था जनता के ऊपर। वर्कर्स की कंडीशन जो है बहुत खराब थी और लोगों को मतलब खाना तक नसीब नहीं था। तो इस वजह से जो है जनता उसके खिलाफ हो चुकी थी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, बस आप पीछे की कहानी को याद मत रखो, इतना याद रखो जितना बताया, ठीक है ना। अब रशिया के अंदर दो पार्टियां हैं, उनका आपको नाम याद रखना पड़ेगा बेटा। अब वो है, एक तो है मेंशविक, MENSHIVIK, मेंशविक, और एक है बोल्शेविक पार्टी, ठीक है ना।
तो यहाँ पर मेंस्ट्रिक और बोल्शेविक पार्टी को मतलब ये अंडरग्राउंड काम करती थी, क्योंकि राजा के शासन में पार्टी तो हो ही नहीं सकती, चुनाव नहीं होना है, ये बात तो आपको पता है। राजा के तो डायनेस्टिक रूल चलना था, तो इन पार्टियों को देश के अंदर काम करना अलाउड नहीं था, ठीक है ना। अब ये मेंस्ट्रिक पार्टी में कौन है उनको जान लेते हैं, बोल्शेविक कौन है उनको जान लेते हैं, ताकि ये वर्ड जब आएंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं हो। आज मैं आपके बुक से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो बोल्शेविक जो लोग थे, बोल्शेविक ये लोग जो बोल्शेविक है ये माइनॉरिटी में थे, यानी माइनॉरिटी का मतलब इनको इतना ज्यादा रशिया के अंदर सपोर्ट नहीं था बोल्शेविक को, मेंस्ट्रिक, लेकिन इनको बोला जाता था ज्यादा, मतलब ये अपने आप को कहलाते थे कि बोल्शेविक मतलब ये ज्यादा है, इनको ज्यादा पब्लिक का सपोर्ट है, लेकिन हकीकत में ये लोग कम थे। लेकिन मेंस्ट्रिक कौन है, ये बोला जाता था कि ये लेफ्ट है मेजोरिटी में, लेकिन वास्तव में ये ज्यादा थे। तो बोल्शेविक और मेंस्ट्रिक का ये है कि ये जो लोग हैं, क्रांति जो पहली क्रांति होती है उसके अंदर जो राजा के खिलाफ मैंने बताया था ना, पेट्रोग्रेड के अंदर लोग जो है खड़े हो जाते हैं राजा के खिलाफ। अब राजा क्या करता है, जब देखता है कि उसके खिलाफ एक आंदोलन का रूप ले रहे हैं, तो राजा अपनी गद्दी को छोड़ने की तैयारी कर लेता है। राजा सोचता है कि मैं अपने भाई को पूरा जो है राजपाट संभाल देता हूँ और अपने आप को मैं भाग जाता हूँ। तो वो अपने भाई के पास में जाता है, जार निकोलस, उनको बोलता है कि आप बन जाइए देश की कमान, मतलब आप मेरे एम्पायर को संभाल लो। और उनको लगा कि अब ये ताज जो है, राजा का जो ताज है, उनके भाई ने सोचा ये किसी की जान ले सकता है, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये जो राजपाट तुम्हें मुबारक, तुमने जनता को परेशान किया है, अब जो है अब मुझे राजपाट नहीं चाहिए, अब अपने आप को संभालो। कहने का मतलब जब ये सब कुछ हुआ, मेंस्ट्रिक ने सबसे पहले एक क्रांति रिवॉल्यूशन लेके आए, और इस रिवॉल्यूशन के अंदर राजा को अपना पद त्यागना पड़ा। और फिर पद त्यागने के टाइम में एक बात होती है कि भाई थोड़ा सा मतलब लोगों को एक अधिकार मिला। क्या अधिकार मिला? यही अधिकार मिला कि ड्यूमा बन गई। जैसे आपके देश में पार्लियामेंट है, वहां पर रशिया में ड्यूमा बोलते थे। तो ड्यूमा का चुनाव करना, मतलब वो चुनाव ऐसे जैसे आज भारत के अंदर है, उतने तो सुंदर नहीं थे, ट्रांसपेरेंट नहीं थे। अभी तो आपने पढ़ा ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इतने साफ सुथरे चुनाव नहीं थे, लेकिन चुनाव हुए ड्यूमा के लिए, ड्यूमा चुन के आती थी, आप चैप्टर में पढ़ोगे। लेकिन अब यानी कि राजा अब हट चुका है, अब मेंस्ट्रिक का जो है, मेंस्ट्रिक पार्टी के शासन आ चुका है, और ये मेंस्ट्रिक जो है देश के अंदर, जो रशिया के अंदर शासन करने लगते हैं। लेकिन मेंस्ट्रिक ने जिस प्रॉमिस के साथ में ये आए थे चुनकर कि हम जो है रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वार से बाहर निकाल लेंगे। क्यों बाहर निकालने की बात हो रही है? क्योंकि बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर हमने बताया था रशिया के बहुत सारे सैनिक मारे गए, 20 लाख के लगभग, और 80 लाख के लगभग सैनिक घायल हो गए। लगभग 1 करोड़ लोगों का हानि हुआ उस टाइम में। और बहुत बड़ी बात होती है किसी देश के लिए उस टाइम में 1 करोड़ सैनिकों को अपने या तो घायल रूप में देखना और मारे जाना, ठीक है ना। तो ये चाहते थे, मेंस्ट्रिक ने ये वादा किया था पब्लिक से कि हम अगर सत्ता में आ जाएंगे तो हम वर्ल्ड वार से बाहर निकल आएंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये अपना वादा नहीं निभा पाए, ठीक है ना। तो इसके खिलाफ, जो मेंस्ट्रिक के खिलाफ भी एक पब्लिक का फिर एक खड़ा हो जाता है विद्रोह, ठीक है ना। पब्लिक फिर दोबारा से मेंस्ट्रिक के खिलाफ खड़ी हो जाती है, क्रांति शुरू हो जाती है कि मेंस्ट्रिक को हटाओ। फिर मेंस्ट्रिक क्या करते हैं, बोल्शेविक से मदद मांगते हैं
और बोल्शेविक के पास में एक अपनी सेना होती है, हथियार की ट्रेनिंग लिए हुए मिलिशिया लोग बोला जाता है उनको। मिलिशिया जो हथियार बंद लोग होते हैं, वो देश की सेना नहीं है, इस पार्टी की सेना है। इसको रेड गार्ड के नाम से बोला जाता है। किस नाम से बोला जाता है? बोल्शेविक की जो सेना है उसको किस नाम से बोला जाता है? बताइए, मैसेज करो। सुन पा रहे हो आप? मैसेज जल्दी होना चाहिए बेटा। हाँ, तो बोल्शेविक की एक सेना है जिसको रेड गार्ड के नाम से बोलते हैं। पब्लिक जो है काफी देश के अंदर गदर जैसा कर देते हैं। पेट्रोग्राड जो कैपिटल है, देखो रशिया के दो ही बड़े शहर उस टाइम में देख सकते हो। रशिया की कैपिटल उस टाइम में थी पेट्रोग्राड, ठीक है ना, और दूसरा मॉस्को बड़ा शहर था। पेट्रोग्राड के अंदर बहुत बड़ा क्रांति होया, तब इन्होंने बोल्शेविक से मदद मांगी और इन्होंने अपने रेड गार्ड हैं, रेड कार्ड को इनकी हेल्प करने के लिए भेज दिया, ठीक है ना, हेल्प करने के लिए। और किसी तरह से ये उस क्रांति को कंट्रोल कर पाए। अब रेड गार्ड यहां जाके कंट्रोल तो कर देते हैं पूरे रशिया के अंदर जो क्रांति हुई थी कैपिटल के अंदर, लेकिन ये रेड गार्ड वापस नहीं आते हैं कंट्रोल करने के बाद में। ये वापस नहीं आते, यहाँ पर नहीं आते हैं, पूरा पेट्रोग्राड शहर के अंदर ही रहते हैं। और फिर आखिर में आपको शॉर्ट में कहानी बताने के लिए बताता हूं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो इस आज के इसमें खत्म नहीं हो पाएगा। फिर एक बोल्शेविक जो है, इनके एक नेता होते हैं जिसको लेनिन के नाम से जाना जाता है। अब लेनिन को भी, वो देश से बाहर थे, यूरोप के किसी देश में। अब इस पीरियड में लेनिन भी वापस आ जाते हैं। तो लेनिन अपनी पार्टी को मजबूत बनाते हैं और ऑलरेडी इनके जो रेड गार्ड है वो तो कैपिटल में है ही, और ये एक प्लान करते हैं कि भाई इन्होंने जो वादा किया था मेंशेविक ने जनता के साथ में कि ये लोग देश को वर्ल्ड वार से बाहर निकालेंगे, नहीं निकाला। जापान से इन्होंने हमारे को हार दिखा दी। पब्लिक के साथ में जो प्रोमिसेस किए थे, लैंड रिफॉर्म्स की बात की थी कि जमींदारों के पास, कुछ के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, किसी के पास बिल्कुल नहीं थी, तो लैंड रिफॉर्म्स करने का, यानी कि अपना पूरा जो प्रॉमिस किया था पब्लिक से उसमें फेलियर हो चुके थे। कौन? मेंशेविक फेलियर हो चुके थे। तो मेंशेविक का फेलियर हो जाना, इधर बोल्शेविक पार्टी को एक लीडरशिप मिल जाना लेनिन का, और लेनिन जो है फिर रेड गार्ड की हेल्प से पूरी डूमा के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, उनके टेलीफोन कम्युनिकेशन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, रेलवेज के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, पूरे रेड गार्ड्स का कंट्रोल हो जाता है। और इस तरह से जो बोल्शेविक है मेंशेविक से सत्ता छीन लेते हैं, ठीक है ना, पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये बात समझ में आ गया बोल्शेविक और मेंशेविक का। बोल्शेविक और मेंशेविक वाली कहानी समझ में आ गई। बोल्शेविक जो है माइनॉरिटी में थे, लेकिन उनके पास में मिलिशिया था, ये सब समझ में आ गया। 30 बच्चों में से सिर्फ 30 बच्चों में से 5-6 बच्चे बोलना समझ में आ गया तो कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब हम आपको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब बातें ढंग से हम रख नहीं पा रहे आपके सामने। चलो मैं मैसेज देख लेता हूं तो मुझे एक एवरेज पता लगेगा कि कितने बच्चों को समझ में आया। और बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैसेज करना है, जिसको समझ में नहीं आया मैसेज मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नाराज की नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छा पता तो लगे कि कितने बच्चों तक हमारी बात पहुंची। ठीक है, तो मुझे लगा कि आप 28 में से लगभग 20 बच्चों ने मैसेज किया है, लगभग 20 बच्चों का मैसेज आया कि समझ में आ गया। 8 बच्चे अभी ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया। खैर कोई नहीं, हम आपको बुक से पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लेकिन ये रशियन रिवॉल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है। बोल्शेविक का शासन आने के बाद में फिर, हाँ,
बोल्शेविक का शासन आ जाता है रशिया के अंदर। अब ये सोचो कि मेंशेविक परेशान हो जाएंगे, बोल्शेविक आ गए तो अब मेंशेविक क्या करेंगे, ये पब्लिक को भड़का देते हैं, ठीक है ना, इनके खिलाफ, बोल्शेविक के खिलाफ मेंशेविक पब्लिक को भड़का देते हैं। अब इनके पास रेड गार्ड है, तो यहाँ पर व्हाइट गार्ड है अभी, ठीक है ना, कौन है, व्हाइट गार्ड है। तो देश के अंदर 1917 के बाद में, जब एक बार 1920 के लगभग 1920 से लेके 22 तक का पीरियड ऐसा रहता है जब रशिया के अंदर सिविल वार होती है। कौन, किसकी वजह से, बोल्शेविक शासन में बैठे हैं, मेंशेविक के पास कुछ काम नहीं है, मेंशेविक लोगों के पास में, ये पब्लिक का सपोर्ट लेते हैं और इनके खिलाफ एक रिवॉल्यूशन लेके आते हैं। और ये वाला जो रिवॉल्यूशन है, इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी सपोर्ट करता है, ठीक है ना। मेंशेविक के साथ आ जाते हैं जितने भी उस टाइम में डेमोक्रेसी की तरफ जाने वाले जो देश थे ना, वो सब सपोर्ट करते हैं मेंशेविक को, क्योंकि ये जो बोल्शेविक है ये कम्युनिज्म में फेस करता है, ठीक है ना। कम्युनिज्म क्या है और डेमोक्रेसी क्या है, थोड़ा बहुत आपका आइडिया होगा। यानी कि ये जो है जनता से चुनी हुई सरकार को कम चाहते हैं, ठीक है ना। एक बार सरकार में बैठ गए तो हमेशा के लिए बने रहना चाहते हैं। मेंशेविक थोड़े से लिबरल थे, डेमोक्रेसी की बात करते थे, तो इनको अमेरिका भी समर्थन देता है। और 1920 से 22 के बीच में इस सिविल वार का पीरियड चलता रहता है, ठीक है ना। रशिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग मारे जाते हैं। तो ये है आपका, शॉर्ट में यही है कि रशिया के अंदर जो है जार निकोलस का शासन रहता है, और वहां पर जो शासन करने का तरीका ठीक नहीं है उनका, पब्लिक उससे परेशान है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर मतलब जो है लोगों को डाल दिया है जबरदस्ती, और वहां पे बहुत ज्यादा डेथ हो रही है। इकोनॉमिक कंडीशन रशिया की अच्छी है नहीं, फार्मर्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, लैंड रिफॉर्म्स लेके नहीं आए हुए हैं रशिया के अंदर, और पब्लिक मतलब पढ़ाई कर रही है, अनाज है नहीं खाने के लिए आम पब्लिक के लिए। जितना अनाज पैदा हुआ वो पूरा सैनिकों के लिए भेज दिया गया, तो देश के लोगों के पास खाने का अनाज नहीं है। दूसरा देश टर्की के थ्रू जो है व्यापार होता था, टर्की क्योंकि वर्ल्ड वार के अंदर इनके अगेंस्ट में है, तो टर्की से आने वाला जो है शिप के थ्रू सामान, अनाज भी नहीं आ रहा है, तो लोग जो है खड़े हो जाते हैं राजा के खिलाफ। और पेट्रोग्राड शहर के अंदर पहली क्रांति होती है। उस क्रांति के बाद में राजा कुछ प्रोमिसेस करता है पब्लिक से, ठीक है ना। और वो प्रोमिसेस होते हैं कि ठीक है भाई, आपकी पार्लियामेंट चुन के लेके आएंगे, पब्लिक से चुने हुए लोग पार्लियामेंट में होंगे, लेकिन कैसे ना कैसे एक ड्यूमा जिसको बोला जाता है वो चुनी जाती है पब्लिक के बीच से, लेकिन इतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहते हैं। उसके अंदर जो राजा के लोग ही घूम फिर के, जो राजा को सपोर्ट करने वाले हैं, जो क्लर्जी के लोग से, जो अरिस्टोक्रेट्स हैं, वो चुन के आ जाते हैं डूमा के अंदर, ठीक है ना। अब डूमा को भी बहुत ज्यादा दिन चलने नहीं दिया जाता है, फिर डूमा को खत्म कर देते हैं जार निकोलस। और इस तरह से आगे फिर मेंशेविक जो है लोगों का शासन आ जाता है, जब जो जार निकोलस है वो देश के अंदर अपने शासन को छोड़ के दौड़ने लगता है, भाग जाता है, तो मेंशेविक कमान संभालते हैं देश की। मेंशेविक ने जो पब्लिक से जो प्रोमिसेस किए थे उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसके बाद में बोल्शेविक आते हैं, और बोल्शेविक आने के बाद में मेंशेविक नाराज हो जाते हैं, वो पब्लिक को भड़का देते हैं, फिर एक सिविल वार का पीरियड चलता है। और तो यही आपकी रशिया का रिवॉल्यूशन है। ये बात समझ में आ गया, अभी क्लियर हो गया, शॉर्ट एंड क्रिस्प में 2 मिनट में। अब मैं मैसेज देखना चाहता हूँ, लास्ट का जो शॉर्ट एंड क्रिस्प में बताई 3 मिनट की कहानी, 2-3 मिनट की, वो किस किस को समझ में आ गया। शॉर्ट में बता दिए पूरा, बहुत ज्यादा लंबी तो कुछ है ही नहीं इसमें। सिर्फ जिनको समझ में आ गया मैसेज करो, नहीं आया कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई चैप्टर तो हमने पढ़ाना है, मैं तो ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चों तक हमारी बात पहुंची, बस। चैप्टर तो कराना ही है आपको कल से। ओके।
यानी कि 7 बच्चों तक अभी हमारे कहा हुआ, 6 बच्चों को हमारा कहा हुआ समझ में नहीं आया। हाँ, 6-7 बच्चों को समझ में नहीं आया, 21 बच्चों को समझ में आया। ठीक है, अब किस किस को समझ में आया वो भी देख लेते हैं। किस किस को समझ में आया वो भी चेक कर लेते हैं। Anyhow, आज हाँ, मुझे सबका आइडिया पड़ जाता है ना बेटा, किस कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखो, अगर हम बात आप तक नहीं समझा पा रहे हैं तो ये मेरी कमजोरी है, आपकी नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं सोचना कि सर जो है दिमाग में रख लेंगे। पिटाई करेंगे हम, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया इस बात पे नहीं करेंगे। जब तुम्हें काम दिया जाएगा, जब तुम बोल दोगे समझ में आ गया और उसके बाद में भी वो याद नहीं करके लाओगे, तब पिटाई करेंगे। ये बात तो एग्री हो? तब तो होना चाहिए पिटाई। बात आपने बोल दी क्लास में कि सर समझ में आ गया और उसके बाद में भी काम नहीं करके लाए, तब तो पिटाई होनी चाहिए। कितने एग्री हैं इस बात के लिए? चलो बता दो, फिर खत्म करते हैं क्लास। हाँ, ये बात भी बोलने में 2 ही बच्चों ने किया है क्या एग्री? चलो ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल हम फिर स्पीड से इसको लेंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस चैप्टर को ना थोड़ा, जो इस चैप्टर का मैं मैप भेजने वाला हूं ग्रुप के अंदर, इस चैप्टर के मैप को देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा अब और आगे काम आएगा कि रसिया उस पीरियड में जो किस तरह का था रसिया, ठीक है ना, कौन कौन से इसके आजू बाजू में देश थे, क्रीमिया कहाँ पर है, ठीक है ना। हल्का सा मैप के ऊपर नजर मारिए और पढ़ सकते हो तो बुक को भी पढ़ के आओ। हाँ ठीक है, बाय सभी को, बाय। आज 10 बच्चे नहीं आए सिर्फ क्योंकि हमने बोला कि चेक करेंगे नोटबुक। कृतिका 10 बच्चे गायब हैं बेटा, 10 बच्चे गायब हैं आज। मैंने आज लिस्ट बना लेनी है जितने अटेंडेंस है, मुझे पता लग गया जो आए हैं लगभग उनका तैयार होगा। और क्लास स्कूल तो खुलने वाले हैं, ये लोग जाएंगे कहां पर हमसे बचकर। बाय बेटा, बाय।